नेचर में हमने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर डिस्कस किया और उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी डिस्कस किया और फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बारे में बात की। और बेटा हमने बेसिकली डिस्कस किया अबाउट वी डिड सम प्रॉब्लम्स आल्सो और बेसिकली हमने डिस्कस किया लाइट का ड्यूअल नेचर। अब वर्ल्ड ओवर एक होड़ मच गई थी उस समय कि एक बात हम तय करना चाहते थे कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या कोई सिमिलैरिटी, क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई रिलेशनशिप बनता है। ठीक है बेटा। सो अब देखिए एक हमारे पास एक आदमी था जिसका नाम देखिए डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, हरियाणा पंजाब में आपने ऐसे नाम नहीं सुने होंगे डी ब्रोगली। कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम डी ब्रोगली नहीं रखते। ठीक है बेटा। तो ये डी ब्रोगली जो था ही वॉज फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, बड़ी रॉयल फैमिली से था और इसने सबसे पहले ही formulated a theory which related the particle nature to the wave nature। जिस थ्योरी ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को आपस में रिलेट किया वो डी ब्रोगली ने दी थी। एंड ही वाज ए पर्सन हु स्टडीड साइंस इन हिज ओन फैमिली। होल फैमिली में इसी ने साइंस पढ़ी थी। अब इसने क्या प्रिंसिपल दिया और इसने क्या समझाया। इसने आइंस्टाइन का हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ था। आइंस्टाइन का हाइपोथेसिस ये कहता है कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, विच मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। सो बेटा उसने ये कहा कि E रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये क्या है, mass can be converted into energy if it moves with speed of light, so E is equal to mc square। now देखिए बेटा E is equal to hc by lambda। ये मैक्स प्लैंक ने हाइपोथेसिस में दिया था कि जो एनर्जी पैकेट कंटेन्ड है किसी भी फोटॉन्स में या ग्रुप ऑफ फोटॉन्स में, जो एनर्जी पैकेट कंटेन्ड है दैट इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। ठीक है बेटा। सो डी ब्रोगली ने इन दोनों रिलेशनशिप्स को कंबाइन किया जहां पे हमने कहा कि मास का कन्वर्शन एनर्जी में पॉसिबल है, यानी एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और दूसरे में हमने कहा कि E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, इज इक्वल टू h न्यू यानी hc बाय लैम्डा। सो वी कैन रिलेट दीज टू पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस। दैट मीन्स mc square is equal to hc by lambda। So this implies that the wavelength associated by this particle of mass m is equal to h by mc, lambda is equal to h by mc। अब जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल जिस पार्टिकल के बारे में बात हो रही है वो जरूरी नहीं है स्पीड ऑफ लाइट से ही चले। तो अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो इतनी वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड है, उस मास m के पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। ये बात बहुत ही डीप थी बेटा। इट इज ए वेरी ग्रेट हाइपोथेसिस, बहुत जबरदस्त डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। और इसमें जो ये बात निकल के आई सामने कि अगर कोई मास चल रहा है तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होती ही है, उसके साथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेवलेंथ एसोसिएट होती है। और स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो इतनी वेवलेंथ, और अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ना चल रहा है, v किसी स्पीड v से चल रहा है, तो जो वेवलेंथ एसोसिएट हुई लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। ठीक है जी। सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। ठीक है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। आप देखिए बेटा अगर हम लोग ये बात कहें, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, हम अपनी डेली लाइफ में वी सी ए लार्ज अमाउंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं। अब वर्ल्ड कप का टाइम आने वाला है तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो हम चीज़ देखते हैं मूविंग, दैट इज़ ए बॉल, क्रिकेट बॉल। आप उसको रोज़ मूविंग देखते हैं। तो डी ब्रोगली के हिसाब से उस मूविंग बॉल के साथ भी वेवलेंथ एसोसिएटेड है, यानी कि वो एक रेगुलर स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चल रही है, वो भी एक वेव की तरह चल रही है।
वेव ऐसे चलती है बेटा, ठीक है। सो वेव की तरह ही वो भी चल रही है, यानी कि लाइक दिस, यानी उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है। अब देखिए आपको पता है बेटे कि शोएब अख्तर जो है वो गेंद बड़ी हाई स्पीड से फेंकता है, करीब करीब 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गेंद फेंकता है। और चलो अलग बात है कि वो डोपिंग में पकड़ा गया है, मेरे ख्याल स्टीरॉयड लेके फेंकता होगा इतनी स्पीड से गेंद, तो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर कहते हैं कि भाई इतनी हाई स्पीड पे गेंद जो फेंक दे। तो बेटा देखिए अब अगर हम वही शोएब अख्तर की गेंद को लें तो चलिए क्रिकेट बॉल का मास 1 किलो तो कहना गलत होगा, आधा किलो के लगभग होगा, मैं 1 किलो ले लेता हूँ रफली, ठीक है बेटा। तो क्रिकेट की गेंद का मास मैं 1 किलो ले रहा हूं और ये मास हो गया गेंद का, और जो वो स्पीड आपने देखा, मैंने कहा कि 160 या 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो 161 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इतने मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया, इतने मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया, ठीक है बेटा। ये स्पीड किसका हो गया भला? दिस इज द स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल। तो अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इस गेंद के साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएट होगा। अब वो वेवलेंथ कितना होगा वो भी बता दूं आपको, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। h कितना है बेटे? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास, मास 1 किलो का है, इंटू v, वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? 161 इंटू 5/18। अब अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो ये आपके पास सिर्फ किस रेंज में आती है ये वेवलेंथ? 10⁻34 मीटर की रेंज में आती है बेटा। ये वेवलेंथ 10⁻34 मीटर की रेंज में आती है। तो ये तो बहुत स्मॉल वेवलेंथ है, यानी नेग्लिजिबल है, यानी नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहां तक हमने बात करी, इस पार्टिकल की बात करी, जो गेंद है हमारी जो कि शोएब अख्तर ने फेंकी थी, उसके बारे में बात करी, तो हमने देखा कि उसके साथ बहुत ही एक स्मॉल वेवलेंथ एसोसिएट होती है। That is a very small wavelength that is getting associated with the wave. तो यानी कि it is almost behaving like a particle. हमें तभी गेंद ऐसे नहीं चलती हुई दिखती, ऐसे चलती हुई दिखती तो बैट्समैन बैटिंग ना कर पाता उस गेंद पर। अब बात करेंगे कि ये जो डी ब्रोगली का प्रिंसिपल है, इसकी वेवलेंथ सिग्निफिकेंट कहां पे होती है, इसकी वेवलेंथ किधर सिग्निफिकेंट है? इसकी वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड मूविंग एट वेरी हाई स्पीड्स, ठीक है बेटा। उनके लिए इस वेवलेंथ का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रॉन्स, बोहर मॉडल ऑफ द एटम, बोहर का जो सक्सेसफुल मॉडल हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि उसने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन किया था कि हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर था या हाइड्रोजन की जो ऑर्बिट्स थी, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, वो बोहर ने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। और उसने जो मॉडल दिया था उसके हिसाब से उसने स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट की थी, और वो 10⁻6 की रेंज में थी। और इलेक्ट्रॉन का अपना मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि एक ऑर्बिट में चल रहा है, जो हम अगर उस इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में चल रहा है और बोहर मॉडल के हिसाब से बात करें, तो उसमें हम लोग क्या पाते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो उसमें देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, सपोजिंग दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग। आपको याद हो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाली थी, इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली थी, और वो वेलोसिटी v कितनी थी? दैट वाज 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे। 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी। नाउ this was the speed of a moving electron which was moving in a circular orbit. अब mass of electron आपके पास है already, that is 9.0
9.1 into 10 power minus 31 kg. This is the mass of the moving electron. ठीक है बेटा, ये मास है मूविंग इलेक्ट्रॉन का और स्पीड इतनी थी 2.2 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड. सो कितना वेवलेंथ एसोसिएट हो गया इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ? वी कैन फाइंड दैट बाय यूजिंग डी ब्रोगली प्रिंसिपल. लैम्डा is equal to h by mv, that is 6.63 into 10 power minus 34 by mass m 9.1 into 10 power minus 31 into 2.2 into 10 power 6. So this is equal to 6.63 into 10 power minus 34 upon 9.1 into 2.2 approximately 18.3 या 18.4 ले लेता हूँ. चलिए बेटा, तो मैं एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ. इनटू 10 पावर ऑफ माइनस 31 है और 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? -25. अब अगर आप यहाँ से देखें तो देयर इज ए फैक्टर ऑफ 10 पावर माइनस 9 मीटर अप्रोक्सीमेटली, मतलब 10 पावर बेटा माइनस 9 मीटर का फैक्टर आ गया. ये 10 पावर माइनस 8 मीटर या 10 पावर माइनस 9 मीटर. अब कहाँ तो है 10 पावर माइनस 34 मीटर की वेवलेंथ और कहाँ है 10 पावर माइनस 9 की वेवलेंथ. यानी कि अगर हम डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में चल रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में चल रहे हैं, अगर देखिए बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा कि सिर्फ बोहर हाइड्रोजन के ही मॉडल को या हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रम को एनालाइज इसलिए कर पाया क्योंकि उसके मॉडल में कहीं एक कमी रह गई, विच वाज टू डिस्कस दी इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर के बारे में नहीं, जिससे फिर आगे जाके आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि भाई मोमेंटम और जो पोजीशन है उसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, उसका प्रोडक्ट अनसर्टेन है, तो उसके बारे में आप लोग बात करते हैं. फर्दर वो सारी रिसर्च डी ब्रोगली के प्रिंसिपल से ही हुई है. सारी रिसर्च का जो लॉजिक है, जो बेस है, वो कौन है? डी ब्रोगली का प्रिंसिपल. और डी ब्रोगली के प्रिंसिपल में ही हमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसका मास बहुत कम है और उसकी स्पीड बहुत हाई है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, उसके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है. तो इसका मतलब है उसकी अनसर्टेनिटी यहाँ से दिखाई दी गई. यानी कि अगर मैं आपके सामने बनाना चाहूं कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, अगर मैं ये बना के दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. ये देखिए, ये बेटा ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है. ये देखिए बेटा, ये कुछ इस तरह का मोशन हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं. मैं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरह का मोशन हमें विजुलाइजेशन में आता है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है. ठीक है बेटा. और तो इस हिसाब से ये हमने हाइपोथेसिस का डिस्कशन किया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाइपोथेसिस दैट वाज कैरीड आउट बाय द that was conducted or that was carried out by डी ब्रोगली. और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स को अक्रॉस सम पोटेंशियल, उनके उस किसी पोटेंशियल के कारण एक्सेलरेट करवाते हैं, पोटेंशियल क्रिएट कर एक्सेलरेट करवाते हैं, इफ वी एक्सेलरेट दी गिवन इलेक्ट्रॉन्स, तो अब देखिए बेटा कैसे दी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अगर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, नेचुरली दे आर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी मे बी बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. वो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकती है. ठीक है बेटा, इट कैन बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ये आपको पता है. तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप है. वी हैव डन दिस इन मैकेनिक्स, हमने बड़ी अच्छी तरह किया है. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय ट्वाइस मास. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय ट्वाइस मास. Now this implies that P is equal to square root of 2m into kinetic energy. The momentum possessed, the linear momentum is square root of 2m into kinetic energy. If suppose you are accelerating a electron, ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को आप अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं, so आप देखिए across the potential difference V, so I can say that the kinetic energy is equal to EV.
Kinetic energy is equal to charge times potential. Kinetic energy is equal to charge times potential. QE, work done by the potential difference. ठीक है, in accelerating the charge is equal to EV, that is equivalent to kinetic energy, क्योंकि वही वर्क किसमें जा रहा है, एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. आप देखिए बेटा, इसी रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 MeV, where V is what? Potential difference. Where V is what? Potential difference. M is the mass of the electron. M is mass of electron that you are accelerating. ठीक है, M is mass of the electrons that you are accelerating. और बेटा ये क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी लाइट पार्टिकल, लाइटेस्ट पार्टिकल्स. ठीक है बेटा. सो अब देखिए P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 MeV. और अगर मैं इसको डी ब्रोगली में देखूं डाल के कि वेवलेंथ क्या होगी, हाउ विल द वेवलेंथ चेंज व्हेन यू चेंज द पोटेंशियल. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को यदि बदल दोगे तो व्हाट इज गोइंग टू चेंज, द वोल्टेज विल चेंज. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को यदि चेंज कर दोगे तो वेवलेंथ बदल जाएगी बेटा. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को यदि चेंज करोगे तो वेवलेंथ जो है एसोसिएटेड है उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के साथ, दैट विल चेंज. सो अब आप देखिए बेटा, लैम्डा वी से that lambda is equal to h by linear momentum, h by square root of 2 MeV. ठीक है बेटे, h lambda is equal to h by square root of 2 MeV. now देखो बेटा, इसमें अगर मैं पोटेंशियल तो देखिए वेरिएबल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो वेरिएबल है, h कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, वो तो बदल नहीं रहा है. तो इसका मतलब है जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है दैट आई कैन कैलकुलेट. वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है वो मैं देख सकता हूं. वो कैसे देख सकता हूं, देखो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv. तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी वैल्यूज तो 12.27 बाई स्क्वायर रूट ऑफ v दीज मेनी आर्मस्ट्रॉन्ग्स. दी वेवलेंथ एसोसिएटेड, ठीक है बेटा, कितना वेवलेंथ एसोसिएट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इट इज 12.27. ठीक है बेटा, 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दीज मेनी आर्मस्ट्रॉन्ग्स. ये डी ब्रोगली ने हमें रिलेशनशिप दिया, विच इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड द पोटेंशियल एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. यानी कि जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ. यानी कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यदि ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी. ठीक है बेटा, और यदि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कम होगा तो वेवलेंथ एसोसिएटेड ज्यादा होगी. ये पूरा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अब देखिए बेटा, कोई भी चीज फिजिक्स में अगर कंप्लीट तब तक नहीं है जब तक वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई नहीं हो जाती. तो उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहिए. हर एक जो हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, थियोरेटिकल डिस्कशन करते हैं, तो उसको कोई ना कोई वी नीड सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टू दोज फैक्ट्स आल्सो. और वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सबसे पहले इट वाज गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर. दो साइंटिस्ट थे and they combined and formed as a team, or they were experimenting and accidentally they reached to the de Broglie principle और उसका वेरिफिकेशन हो गया. अब उन्होंने किस तरह का अरेंजमेंट बनाया और क्या एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने परफॉर्म किया, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. देखिए बेटा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया दैट वाज ऑफ दिस नेचर, which we call popularly as Davison and Germer experiment, which we call popularly as Davison and Germer experiment. So बेटा क्या experiment था इनका, that is what I am going to discuss. Davison and Germer experiment. बेटा इन्होंने basically there was the experiment that was performed by these was that showed the scattering of or the diffraction effects of a beam of electrons.
एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन इफेक्ट है, दैट वाज शोन बाय डेविसन एंड जर्मर। और उन्होंने किस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। अब देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गन यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का अरेंजमेंट बनाया गया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का अरेंजमेंट बनाया गया। और वो अरेंजमेंट किस तरह का था मैं आपको बता दूं। देखिए बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर निकल क्रिस्टल रखा गया, दिस वाज ए निकल क्रिस्टल। इस निकल क्रिस्टल पर जो है देयर वाज फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन मैंने आपके सामने बना दी, ठीक है बेटे। ऑफ कोर्स you can change the kinetic energy of the electrons emitted by changing the voltage of the electron gun. electron gun की voltage अगर आप बदलोगे तो what will change, the kinetic energy of the emitted electrons will keep on changing, ठीक है बेटा। तो kinetic energy of the electrons emitted will keep on changing when you change the voltage supplied to the gun, ठीक है बेटा। so voltage के साथ अब देखिए what happens, ये इलेक्ट्रॉन बीम जब इस पे इंसिडेंट की गई, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस पर इंसिडेंट की गई, सो द बीम गॉट स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, द बीम गॉट स्कैटर्ड, बीम जो है वो स्कैटर हो गई इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। और ये बीम का स्कैटर डिफरेंट एंगल्स पर देखा गया कि किस किस एंगल पर ये बीम स्कैटर कर रही है, उस बात को स्टडी किया गया। अब देखिए, ये यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया गया, देयर वाज ए फैराडे, इसको कहते हैं फैराडे डिटेक्टर, फैराडे डिटेक्टर। और फैराडे डिटेक्टर लगाकर ये जो स्कैटर्ड बीम्स थी इसको डिटेक्शन किया गया, इसका डिटेक्शन किया गया। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटर, ठीक है बेटा। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ स्कैटर कहते हैं। नाउ दिस बिकॉज ऑफ द फैराडे डिटेक्टर, ये जो फैराडे डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर, इस डिटेक्टर को अलग अलग एंगल्स पर रोटेट किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग बीम्स को स्टडी किया गया, अलग अलग बीम्स जो हैं वो स्टडी की गई, अलग अलग स्कैटर्ड बीम्स वो स्टडी की गई और डिफरेंट एंगल्स पर, ठीक है बेटा। तो ऐसा एक पाया गया कि जब डिफ्रैक्टेड ये जो एंगल था स्कैटर का, ये 50, दिस वाज 50 डिग्री, ठीक है बेटा। ये जो एंगल ऑफ स्कैटर था ये 50 डिग्री था और जो वोल्टेज थी वो 54 वोल्ट थी। देन इट वाज फाउंड दैट द करंट वाज मैक्सिमम, ठीक है बेटा। तो इट वाज फाउंड दैट द करंट और द ग्राफ, ठीक है, इट शॉट अप, मतलब यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स जो बीम स्कैटर्ड बीम्स थी दे शोड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि उनका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड वाज लार्ज। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कब दिखा गया ये, जब जो एंगल ऑफ स्कैटर था वो 50 डिग्री था और वोल्टेज वाज 54 वोल्ट। तो डेविसन जर्मर ने क्या किया कि दे स्टडीड दिस wavelength, they calculated the wavelength associated with at 54 volt with the electron beam using the de Broglie principle। तो de Broglie principle से उन्होंने ये कैलकुलेशन किया और ये कैलकुलेशन क्या था, 12.27 by square root of 54 and these many Armstrongs, they found this to be around 1.61 Armstrong, कि भाई इस पर्टिकुलर स्कैटर एंगल पर जो इलेक्ट्रॉन बीम्स जा रही थी, जिनके कारण जो ग्राफ में जो करंट का ग्राफ था इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट था वो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर और इस स्कैटरिंग एंगल पर बीम में मैक्सिमम हुआ। और इसके फर्दर जो भी बीम्स थी इसी वोल्टेज पर अगर देखी गई, इसी वोल्टेज पर और डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स पर जो बीम्स देखी गई तो उस पर उन पर जो करंट वैल्यू थी वो कम थी, यानी इससे कम एंगल पर भी जो करंट था वो कम था। और इस पर मतलब उसमें उस समय ग्राफ में एक किंक आने लगा था, करंट के ग्राफ में किंक आ रहा था। मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूं बेटा किस तरह का किंक था और किस तरह की बात थी।
ये देखिए इस तरह से हमें ग्राफ में इंडिकेशन आई इस तरह की, यानी ये जो आया, this showed that the current was maximum at this instant and the angle at this instant was 50 डिग्री। फिर ये किंक अगर इससे कम हमने बीम का जो स्कैटर एंगल था अगर 50 डिग्री से कम लिया और वोल्टेज भी फर्क रखी यानी कम रखी, तो वी फाउंड दैट द किंक वाज डिक्रीजिंग और एक पॉइंट आया कि किंक एब्सेंट हो गया। और अगर हमने इससे फर्दर वोल्टेज बढ़ाई यानी कि 54 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज बढ़ाई और डिफरेंट एंगल भी बढ़ा दिया या एंगल भी चेंज कर दिया, वोल्टेज मान लीजिए फिक्स्ड भी रखी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी वी फाउंड दैट द किंक डिसअपीयर्ड। ठीक है बेटा, किंक जो है वो डिसअपीयर हो गया। यानी कि इस पर्टिकुलर स्कैटर एंगल पर, इस पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल पर और इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो बीम है, जो करंट है, इट वेंट मैक्सिमम, यानी कि उस समय पर जो करंट है वो बहुत ज्यादा हो गया यानी मैक्सिमम हो गया। ठीक है बेटा, तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड निकाली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल, दैट वाज फाउंड टू बी 1.61 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए बेटा ऐसा है कि इसमें डिफ्रैक्शन इफेक्ट भी हो रहा है, देयर इज अ डिफ्रैक्शन इफेक्ट दैट इज टेकिंग प्लेस। तो वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट क्या है, वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट क्या है, ऐसा है ये जो निकल क्रिस्टल है इट इज एक्टिंग एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये क्या काम कर रही है, एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम कर रही है, क्योंकि इसमें ब्रैग प्लेन्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा, ब्रैग प्लेन्स बन रहे हैं। अब इनकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग यानी जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स हैं उनकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग हम लोगों ने डी कह दी, उनकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग हमने डी कह दी। एंड वी कैन फाइंड आउट the angle of diffraction also. So let us call the angle of diffraction phi. Angle of diffraction हमने phi कह दिया। तो phi बेटा अगर 50 डिग्री का स्कैटर एंगल है तो phi जो है वो 65 डिग्री है। phi जो है वो कितना है बेटा, 65 डिग्री। ठीक है बेटा, so phi 65 डिग्री है यदि डिफ्रैक्शन एंगल इतना है। phi आपने निकाला कैसे, 180 minus 50 upon 2. Angle of diffraction is equal to 180 minus 50 upon 2. So this is 65 degree. यानी कि ये जो क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल है which is acting as a diffraction grating is giving us, is diffracting the beam of electrons also, and the angle of diffraction is found to be 65 डिग्री। तो बेटा देखिए डेविसन जर्मर ने जो डी ब्रोगली रिलेशन यूज करके जो वेवलेंथ निकाली थी 1.61 आर्मस्ट्रॉन्ग, वही वेवलेंथ दे कैलकुलेटेड यूजिंग द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल, यानी यूजिंग द ब्रैग्स रिलेशन। तो ब्रैग रिलेशन क्या कहता है बेटा, द ब्रैग रिलेशन सेज दैट 2d sin थीटा 2d sin phi, angle of diffraction 2d sin phi is equal to n lambda. 2d sin phi is equal to n lambda. So lambda is equal to 2d sin phi upon n. Lambda is equal to 2d sin phi upon n. n is 1 principally, ठीक है, अगर n 1 ले रहे हो आप, ठीक है, so in that particular situation lambda will be equal to 2 into d. d is interatomic spacing between the diffraction grating of the nickel crystal, या atomic spacing कहते हैं बेटा इसको। so into sin of 65। जब उसने ये सॉल्व किया तो उसके पास जो वेवलेंथ आई, डेविसन जर्मर के पास जो वेवलेंथ आई, that was 1.63 आर्मस्ट्रॉन्ग। it was approximately 1.63 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए दोनों सिचुएशंस में अगर आप डी ब्रोगली प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेवलेंथ फिर 1.63 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और अगर आपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यानी यूजिंग ब्रैग प्लेन्स अगर आपने तब डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल से देखा तो देन अगेन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स at 54 volt and the angle of scattering 50 degree was found to be again 1 point near about same. This is exactly same. So इसका मतलब क्या हुआ
कि जो डी ब्रोगली ने प्रिंसिपल दिया दैट इज एक्सपेरिमेंटली ट्रू आल्सो। यानी सिंपलेस्ट वे में अगर कहा जाए तो डेविसन जर्मर ने डी ब्रोगली के प्रिंसिपल को वेरिफिकेशन दे दिया बाय शोइंग दैट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शोज डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इफेक्ट शो करती है यदि उसको हम लोग एक निकल क्रिस्टल पर फेंकते हैं तो निकल क्रिस्टल एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करती है, और बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम्स देयर इज ए अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। डिफ्रैक्टेड बीम्स के कारण अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा का सिग्निफिकेंस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ करंट जनरेशन। अगर मैक्सिमा होगा तो द करंट जनरेटेड विल बी मैक्सिमम, और मिनिमा होगा तो करंट जनरेटेड विल बी मिनिमम। सो ये डिस्कशन किया डेविसन जर्मर ने, एंड दे वेरीफाइड द डी ब्रोगली प्रिंसिपल। उन्होंने डी ब्रोगली प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, ठीक है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया बाय फायरिंग ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फायर करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम्स को छोड़कर दे फाउंड द वेवलेंथ, ठीक है बेटे, वेवलेंथ ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम, एंड इट वाज इन एग्रीमेंट विद द डी ब्रोगली प्रिंसिपल। सो इसका मतलब है डी ब्रोगली प्रिंसिपल जब ये वेरीफाई हो गया एक्सपेरिमेंटली भी, तो डी ब्रोगली गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क because he was the first to relate the particle nature with the wave nature। तो particle nature और wave nature relate हो गई। अब देखिए बेटा, हम इसी डी ब्रोगली प्रिंसिपल पर एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे। सो प्रॉब्लम 1, based upon डी ब्रोगली प्रिंसिपल, प्रॉब्लम 1, calculate the डी ब्रोगली wavelength, the de Broglie wavelength of a proton of kinetic energy 500 electron volts, the mass of proton is 1.67 into 10 power minus 27 kg। ठीक है बेटे, आप देखिए, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the mass of the proton is given to 1.67 into 10 power minus 27 kg। so आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए बेटा, h की वैल्यू रखूंगा 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 times mass, that is 1.67 into 10 power minus 27 into बेटे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 500, अच्छा बेटे, इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में थी तो इसको हमने जूल्स में कन्वर्ट किया, और हमारे पास जो वेवलेंथ आई यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, दैट इज 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 12 meter। This is the wavelength associated, de Broglie wavelength associated with a proton of kinetic energy 500 electron volts। ठीक है बेटे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करूंगा। calculate the de Broglie wavelength of an electron of kinetic energy 100 electron volt।
सो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो देखिए बेटा इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं क्योंकि आपको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। सो यू कैन फाइंड दी वोल्टेज, वोल्टेज V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई द चार्ज। सो यानी कि आपके पास आ गया 100 बाई चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19, इतने दीज मेनी वोल्ट्स वोल्टेज आ गई। अब देखिए बेटा लैम्डा अगर आपने निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ V, 12.27 by square root of V, so that is equal to 12.27, these many Armstrongs, so 12.27 by square root of ये बेटा 100 अपॉन क्या चीज 1.6 इंटू 10 पावर -19, सो दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, अगर ये सॉल्व करते तो 1.227 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, दिस इज इक्वल टू 1.227 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ठीक है बेटा, ये वेवलेंथ एसोसिएट हो गई, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन के साथ। नाउ देखिए बेटा अब हम कुछ असाइनमेंट्स निकालिए जरा, वी विल बी डिस्कसिंग द असाइनमेंट्स। Question number 1. Question number 1. The nuclei C613 and N147 can be described as. So देखिए बेटा ऐसा है, ये हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं C613 और N714, ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन का आइसोटोप है। तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज ए पार्ट आइसोटोन्स, बी पार्ट आइसोबार्स, सी पार्ट आइसोटोप्स और डी पार्ट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो बेटा ऐसा है, अगर हमारे पास आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। अगर सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो तो वो आइसोबार्स होते हैं। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें बेटा तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें अगर आप देखेंगे तो वो हो जाते हैं बेटा 13 - 6 7, और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखोगे तो बेटा 14 - 7 दैट इज 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए तो ऐसे एलिमेंट्स आइसोटोन्स कहलाते हैं। सो आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या है, ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्लूटोनियम डिकेज विद हाफ लाइफ of 24,000 years. If plutonium is stored for 72,000 years, the fraction of it that remains is. So देखो बेटा प्लूटोनियम की हाफ लाइफ हमको दे रखी है 24,000 ईयर्स और प्लूटोनियम को 72,000 ईयर्स के लिए हमने स्टोर कर रखा है। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास बचेगी, ठीक है, तो देखो बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो पहले। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम बाय टाइम फॉर वन हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना है बेटे 72,000 अपॉन कितना, हाफ लाइफ का टाइम है 24,000, तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया बेटे 3, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गई। अब फ्रैक्शन ऑफ प्लूटोनियम रिमेनिंग, कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी प्लूटोनियम की, n/n0 is equal to 1/2 की पावर n. So this will be n/n0. This implies n/n0 is equal to 1/2 की पावर 3, that is equal to 1/8. So the fraction of plutonium remaining is 1/8. So answer क्या बनता है बेटे, answer is A part. Answer is A part. Next question देखेंगे बेटा, third question. The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volts. Hydrogen atoms in the ground state are excited
by monochromatic radiation of photon energy 12.75 electron volts, the spectral lines emitted by hydrogen atoms according to Bohr's theory will be. So देखो बेटा ऐसा है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है, that is 13.6, और hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiations of photon of energy 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो देखिए बेटा मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन एनर्जी हम लोग दे रहे हैं दैट इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो अब देखिए हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे बेटा. 12.75 एनर्जी इज इक्वलेंट टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन E2 माइनस E1. ठीक है बेटा, तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, माइनस 13.6. अब हमें ये तो पता नहीं कौन से लेवल पे जा रही है, इतनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में जा रहा है वो तो हमें पता नहीं. हमने मान लिया कि वो चलो n लेवल में जा रहा है. ठीक है बेटा, प्लस माइनस 13.6 बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली हमें पता है वो कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है. तो अब देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, 12.75 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. तो यहां से हम देख लेंगे कि कौन से एनर्जी लेवल में वो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है. तो यहां से आप n निकाल लेंगे. n कितना आ जाता है बेटे, n अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, दिस विल बी 13.6 बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 माइनस 12.75. सो यहाँ से आप n निकाल लीजिए, n4 आएगा आपके पास. ठीक है बेटा, n4 आ गया. अब कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम. सो बेटा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2. n कितना निकाला है बेटे हमने 4, सो 4 इंटू 3 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6. सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted become 6. So answer is C part. Answer is C part. Next बेटे fourth question. Next देखिए बेटा fourth question देखिए. If the electron in a hydrogen atom jumps from orbit with level n equal to 3 to an orbit with level n equal to 2, the emitted radiation has a wavelength given by. So electron jump कर रहा है कहाँ से बेटे, from third to second orbit, और हमने क्या निकालना है, wavelength of the emitted radiation की wavelength निकालनी है. So देखो बेटा 1 by lambda is equal to Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 1 by lambda is equal to r into बेटे ये 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर है ना. ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा कितना 1 by 2 का स्क्वायर, क्योंकि कहाँ से जंप कर रहा है, फ्रॉम द थर्ड लेवल इट इज जंपिंग टू द सेकेंड लेवल. सो सेकेंड लेवल यानी n1 हमारा 2 है और n2 हमारा 3 है जहाँ से जंप कर रहा है. तो ये हो गया बेटा 1 by lambda इज इक्वल टू r इंटू 1 by 4 माइनस 1 by 9. ठीक है बेटा, ये हो गया 1 by lambda इज इक्वल टू r इंटू 5 by 36. So this implies lambda is equal to 36 upon 5r. Lambda is equal to 36 upon 5r. So answer क्या बनता है, answer becomes A part. Answer is A part. ठीक है बेटे, next question, fifth question देखेंगे. Fifth question. The radius of electron's second stationary orbit
in Bohr atom is r, the radius of third orbit will be. सो बेटा देखो ऐसा है कि हमें उसने बता रखा है कि बोहर एटम की जो सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका रेडियस r है और हमने थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है. सो आपको पता है बेटा r का जो फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट इज इक्वलेंट टू n स्क्वायर बाई z इनटू क्या चीज बेटे आर नॉट. आर नॉट क्या है? फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस. तो यानी कि हमें कैपिटल आर दे रखा है, ये रिलेशन यूज करना है हमने. कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट. सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब ये कितना हो गया? 4 हो गया यहाँ पे फैक्टर. और बेटे हमने थर्ड का प्रिडिक्ट करना है तो r डैश इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 बाई जेड इंटू आर नॉट. 9 बाई जेड इंटू आर नॉट. सो r डैश अपॉन r इज इक्वल टू क्या चाहिए बेटे? 9 बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई 4. सो 9 बाई 4 यदि आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस implies r डैश इज इक्वल टू 2.25 टाइम्स r. ठीक है बेटे, r डैश इज इक्वल टू 2.25 टाइम्स r. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 6th क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे अब. Which of the following transitions in a hydrogen atom emits photon of highest frequency? देखो बेटा हमारे पास 4 ट्रांजिशंस दिए हुए हैं चॉइसेस में और हमें पता करना है कि कौन सी ट्रांजिशन में फोटोन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का एमिट होगा. अब जो 4 चॉइसेस है मैं लिस्ट आउट कर रहा हूं आपके सामने. पहली है n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2. अच्छा बेटे बी चॉइस है n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1. सी चॉइस है बेटे n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 6 और डी चॉइस है n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास 4 चॉइसेस दे रखी हैं ए बी सी डी. और बेटा देखिए इसमें तो फोटोन इमिट होगा ही नहीं, इन दोनों चॉइसेस को तो पहले ही काट दीजिए क्योंकि इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. फोटोन का इमिशन या तो इसमें होगा या इसमें. तो हमारा आंसर बी या डी में से है. अब बी या डी में से अगर आपने निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. जहां पे वेवलेंथ मिनिमम होगी, जहां पे वेवलेंथ मिनिमम होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी. तो वेवलेंथ मिनिमम कब होगी? देखो बेटा अगर ट्रांजिशन दूर से हो रहा हो, ये तो इमीडिएट है, अगर ये इमीडिएट है तो वेवलेंथ विल बिकम मैक्सिमम. अब इसमें ज्यादा दूरी से 6 से सेकंड लेवल पे आ रहा है तो यहां पे वेवलेंथ इज लेस. वेवलेंथ इज लेस इन डी चॉइस. तो वेवलेंथ लेस होगी तो फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट. ठीक है बेटे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर inversely proportional to each other. So answer becomes D for Delhi. Answer is D for Delhi. 7th question देखेंगे बेटा. Question number 7th. The radioactive decay of uranium into thorium is expressed by the equation. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिखा रखी है बेटा U238 92 गिविंग अस थोरियम 234 90 प्लस बेटे x. ठीक है, x सम पार्टिकल. तो अब हमने पता करना है कि x क्या है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है. आप देखिए बेटा ये जो x है इसका अगर हम मास नंबर देखें तो ये यहाँ का मास बैलेंस होना चाहिए तो ये 4 है. और अगर आप एटॉमिक नंबर देखें यहाँ 90 है एटॉमिक नंबर, यहाँ 92 है. तो इसका मतलब है x का
2 होना चाहिए एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिप्रेजेंट्स ए हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, इट इज एन अल्फा पार्टिकल। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 8th क्वेश्चन। half lives of two radioactive substances A and B are respectively 20 minutes and 40 minutes. So half life of A is 20 minutes and beta half life of B is 40 minutes. Half life of B is 40 minutes. Initially the samples of A and B have equal number of nuclei. Initially जो samples हैं A और B के, उनमें equal number of nuclei हैं. After 80 minutes, 80 मिनट बाद the remaining numbers of A and B nuclei is, ठीक है बेटा, तो हमने रेशियो देखनी है, रेशियो ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स ऑफ A and B will be आफ्टर 80 मिनट्स हमने देखना है। तो बेटा देखो इसकी कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इनिशियली दोनों में सेम है, यानी इनिशियली दोनों सैंपल के N0 एटम्स हैं और नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ ए निकाल रहा हूं मैं, इसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट और टोटल टाइम है 80, तो 80 बटा 20 कितना हो गया 4। इस तो ए सैंपल की 4 हाफ लाइफ होगी और बी की कितनी हाफ लाइफ होगी बेटा 80/40, दैट इज 2 हाफ लाइफ ऑफ बी। सो देखो बेटा एन ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रिमेनिंग बाई N0 इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी रिमेनिंग, इनिशियल तो दोनों के सेम थे, N0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2। सो ये देखिए बेटा, अब आपको Na/Nb चाहिए ना, Na/Nb will be equal to 4/16, that is equal to 1/4. So Na/Nb is equal to 1:4. So answer becomes C part. Answer क्या हो गया, C part, 1:4. Now next बेटे 9th question. Question number 9th. The ratio of minimum to maximum wavelength in Balmer series is. हमें क्या निकालना बेटा, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, किसमें, बाल्मर सीरीज में। सो देखो बेटा मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ, तो पहले मिनिमम देखते हैं, 1/λ मिनिमम। मिनिमम कब होती है, जब इस लेवल पर कहाँ से जंप करे, इन्फिनिटी से जंप करे, ठीक है बेटा, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे आए तो बाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आएगी। सो दैट इज इक्वल टू R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है बेटे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। और 1/λ मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी कि इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल से आए तो मैक्सिमम वेवलेंथ आती है। अब आप देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू R/4 और 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू R इंटू, ये हो गया बेटा कितना, 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9, दैट इज इक्वल टू 5/36। सो लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्सिमम निकालना है ना आपने, तो ऐसा करो इसको डिवाइड कर दो इससे, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है बेटे, लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 5/36 इंटू 4/1, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू 5/36 इंटू 4/1, दैट इज 5:9, दैट इज 5:9। सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 10th क्वेश्चन।
what percent of original radioactive substance is left after 5 half लाइफ टाइम्स। बेटा 5 हाफ लाइफ टाइम्स बाद ओरिजिनल सब्सटेंस का कितना सब्सटेंस रह जाता है, वी वांट टू फाइंड दैट। तो देखो बेटा आपको पता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इस केस में 5 दे रखे हैं। दिस इंप्लाइज n by n naught is equal to 1 by 2 की पावर 5, so n by n naught is 1 by 32। दिस इज द फ्रैक्शन रिमेनिंग, ये क्या है फ्रैक्शन रिमेनिंग। सो परसेंटेज रिमेनिंग अगर आपने निकालना हो तो क्या करोगे, इनटू 100 कर दोगे बोथ साइड्स, इनटू 100। सो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट टू 3%, 3% के लगभग आ जाएगा। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन के इज, तो हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमने उसमें पता करना है के क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रिएक्शन है He हीलियम 4 2 प्लस XaZ giving us y a plus 3 और z plus 2 plus k। we want to detect what is k। so देखिए बेटा जो मास नंबर है that should remain the same on both the sides, दोनों साइड्स पे मास नंबर सेम रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे a plus 4 बन रहा है तो यहाँ पे a plus 3 है ना, तो इसलिए k का मास नंबर कितना होगा 1। अच्छा बेटा यहाँ पे ये 2 है, ठीक है बेटा, तो 2 प्लस जेड है और यहाँ पे 2 प्लस जेड ही होना चाहिए एटॉमिक नंबर, तो यहाँ इसका मतलब है k का एटॉमिक नंबर 0 हो गया। ये पार्टिकल अब किसको रिजेंबल करता है, दिस पार्टिकल रिजेंबल्स ए न्यूट्रॉन, दिस पार्टिकल रिजेंबल्स ए न्यूट्रॉन। सो आंसर इज व्हाट, सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। The binding energies of the nuclei A and B are EA and EB respectively. 3 atoms of the element B fuse to give 1 atom of element A and an energy Q is released. Then EA, EB and Q are related to each other as। सो देखिए बेटा ऐसा है कि 3 एटम्स हैं बी के और वो फ्यूज हो रहे हैं और बेटा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ए बन रहा है और क्यू साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि 3 टाइम्स बी गिव्स अस ए प्लस एनर्जी। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ दे आर रिलेटेड, किस तरह से इनके बीच में आपस में रिलेशन किस तरह का बनेगा। तो देखो बेटा ऐसा है कि जब ये फ्यूज हो गए तो इनिशियली देखो एनर्जी इतनी साइड पे इसकी एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स ई बी ये एनर्जी माइनस जो एनर्जी बन रही है ए में ई ए, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द 3 एटम्स ऑफ बी माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम ए इज इक्वल टू द एनर्जी क्यू। सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन। One becquerel is A part 1 decay per second, B part 10 to the power 6 decay per second, C part 3.7 into 10 to the power 10 decay per second, and D part 3.7 into 10 to the power 4 decays per second.
एक बैकरल जो है वो 1 डिसइंटीग्रेशन या 1 डीके पर सेकेंड होता है। सो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 14th क्वेश्चन। During a nuclear fusion reaction, A part, a heavy nucleus breaks into 2 fragments by itself. B part, a light nucleus bombarded by thermal neutrons break up. C part, a heavy nucleus bombarded by thermal neutrons break up. D part, two nuclei combine to give a heavier nucleus and possibly other products. So देखो बेटा, एक जो फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, द लाइटर न्यूक्लियाई दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म ए लार्जर न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें इनिशियली देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड अंडर विच उन्हीं कंडीशंस के अंदर फ्यूजन टेक प्लेस हो सकती है। सो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर बिकम्स D for Delhi. Answer is D for Delhi. So 2 light nuclei combine together to give a heavier nucleus and possibly other products. So answer is D for Delhi. Question number 15. The reaction 4 atoms H11 giving us helium 4 twice plus 2 electrons plus 26 mega electron volts. So ये रिएक्शन है हमें दी हुई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वी वांट टू फाइंड दिस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो बेटा ऐसा है, 4 प्रोटियम, ये क्या है? 4 प्रोटियम ये जुड़ के हमें एक अल्फा पार्टिकल दे रहे हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स और इतनी एनर्जी। ये एक टिपिकल फ्यूजन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? फ्यूजन रिएक्शन। सो आंसर क्या बनेगा? आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 16। Half-life of a radioactive sample is x times its mean life. The value of x is, so देखो बेटा हाफ लाइफ जो सैंपल की होती है t half is 0.693 by lambda, और जो एवरेज लाइफ होती है ना बेटा t एवरेज, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। सो इसका मतलब है हाफ लाइफ जो हो गई वो बोल रहा है x टाइम्स टी एवरेज, यानी कि दोनों को कंपैरिजन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? t हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स टी एवरेज, यानी कि x कितना हो गया बेटा? 0.693। सो आंसर क्या बनता है हमारे पास? आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 17th क्वेश्चन। Question number 17th. The counting rate observed from a radioactive source at t equal to 0 was 1600 counts per second, and at t equal to 8 seconds it was 100 counts per second. What was the observed count rate at t equal to 6 seconds? सो देखिए बेटा, हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है और हमने t इक्वल टू 0 पर, यानी कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वी ऑब्जर्व्ड 1600 काउंट्स पर सेकेंड, और एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स, एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स वी ऑब्जर्व्ड 100 काउंट्स पर सेकेंड। सो 100 काउंट्स पर सेकेंड हमने तब ऑब्जर्व किए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई t इक्वल टू 6 सेकेंड पे कितने काउंट्स ऑब्जर्व होंगे।
t=6 सेकंड पर कितने काउंट्स ऑब्जर्व होंगे। तो अब हमने ये देखना है। तो देखो बेटा ऐसा है, आपको ये फॉर्मूला पता है दैट n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो अब देखिए 1600 इनिशियली थे और 100 बाद में हुए, तो 100/1600 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो इसका मतलब क्या हो गया, n कितना हो गया बेटा 4। इसका मतलब है 4 हाफ लाइव्स कंटेन हो गई। देयर आर 4 हाफ लाइव्स दैट आर कंटेन्ड। सो नाउ यू सी दैट एक हाफ लाइफ आप निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है बेटा, अपॉन टाइम फॉर 1 हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम कितना है 8 सेकेंड्स, अपॉन टाइम फॉर 1 हाफ लाइफ वी कैन कैलकुलेट। तो टाइम फॉर 1 हाफ लाइफ बिकम्स 2 सेकेंड्स, यानी सैंपल जो है वो आधा रह जाता है आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो अब बेटा आपको ये पता करना है कि कितना काउंट बचेगा आफ्टर 6। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई 3, तो 3 हाफ लाइफ होगी ना बेटे। तो 3 हाफ लाइफ बाद कितना हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ बाद कितना हो जाएगा बेटे, n इज इक्वल टू n0/8। इनिशियल कितना है 1600/8 दैट इज 200 काउंट्स। तो यानी कि आफ्टर 6 सेकेंड्स वी विल फाइंड 200 काउंट्स पर सेकेंड, वी विल फाइंड 200 काउंट्स पर सेकेंड। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 18th क्वेश्चन देखेंगे अब। 18th क्वेश्चन, इफ Rydberg constant R is equal to 1.097, Rydberg constant R is equal to 1.097 into 10 raised to power of 7 meter inverse, ठीक है बेटा। The wavelength of the first line of the Balmer series in hydrogen spectrum is, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि जो लाइन सेकंड से आ रही है, सेकंड थर्ड से सेकंड में आ रही है, क्योंकि बाल्मर सीरीज तभी है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कब, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। सो 1/λ फर्स्ट लाइन, दिस इज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 5/36 इंटू 5/36, यानी कि लैम्डा फॉर द फर्स्ट लाइन विल बी 36/5r, 36/5r। सो दिस इज इक्वल टू 36/5 टाइम्स 1.097 इंटू 10⁻⁷। अगर ये आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है आपके पास 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, the difference in angular momentum of electron in two adjacent orbits of hydrogen atom is, so angular momentum का difference निकालना है of the electron in the two adjacent orbits of hydrogen atom। तो adjacent orbits of hydrogen atom में हमने difference निकालना है। so देखो बेटा आपको पता है जो angular momentum L है that is an integral multiple of NH/2π, NH/2π एंगुलर मोमेंटम है। सो एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब आप देखिए बेटा अगर मान लीजिए एक ऑर्बिट है सेकंड, तो सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2h/2π। और बेटा थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम विल बी 3h/2π। So difference between angular momentum L3 minus L2 is equal to 3h/2π minus 2h/2π. So that is equal to h/2π.
So difference between the angular momentum is h upon 2 pi. So answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next question बेटे, next question 20th question देखेंगे. Twentieth question. In hydrogen atom, H alpha line arises due to transition from n equal to 3 to n equal to 2. In this spectrum of singly ionized helium, there is a line having same wavelength as the H alpha line. This is due to transition from. बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटे. देखिए ऐसा है कि आपको उसने दे रखा है कि जो वेवलेंथ हमारी हाइड्रोजन के एटम में आ रही है जब ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड से सेकंड लेवल पे, सेम वेवलेंथ हमारे पास आ रही है जब हमने सिक्स्थ से फोर्थ लेवल में हीलियम एटम में क्या करा है, ट्रांजिशन करवाया है. तो देन यू टेल अस दैट व्हाट इज दिस ट्रांजिशन फ्रॉम. ये ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, ये ट्रांजिशन हमने पता करना है कहाँ से हो रही है. ठीक है बेटा. अब आप देखिए 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्केयर इंटू बेटे 1 बाई 2 का स्केयर माइनस 1 बाई 3 का स्केयर. ठीक है. और ये ट्रांजिशन इज सेम एज 1 बाई लैम्डा आर फॉर हीलियम. हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर. ठीक है बेटे. अब आपके पास जो 4 चॉइसेस दे रखी हैं, आप उन 4 चॉइसेस से वैल्यूज डाल के देखिए. तो डी चॉइस में आपको दे रखा है n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 4. सो अगर मैं उसमें n इक्वल टू 6 और 4 डाल दूं, ये बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और सॉल्व करूं, तो जो रिजल्ट मेरे पास यहां से आ रहा है वही रिजल्ट यहां आएगा, बिकॉज 2 की प्रोपोर्शनलिटी है ना बेटा. सो इसका मतलब है आंसर क्या बनता है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली.